पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मोहित के घर वाले उसे और लज्जो को अलग करने की कोशिश करते हैं और अंत में मोहित की माँ विभा अप्सरा से कहकर लज्जो को दूसरे शहर भेज देती है। अब आगे पता नहीं मेरी लज्जो कहाँ चली गई माँ। मैंने हर जगह ढूंढा उसे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं उसके सिवा कैसे रहूंगा माँ। अपने आप को संभाल मोहित बेटा। लज्जो घर पर ही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कहां पर गायब हो गई। अच्छा हुआ जो बला टल गई। वैसे भी उस किन्नर के होने के कारण हमारी जिंदगी में बहुत टेंशन बढ़ गई थी, और नाम की बदनामी वो अलग। चुप रहे सोनल, कुछ अच्छा बोल नहीं सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोल। आइंदा से अगर तूने लज्जो के बारे में कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। अरे सही तो कह रही है सोनल, ना जाने क्या जोग लग गया है तुझे उसका। उस किन्नर के प्यार में जोगी बन गया है तू। भगवान करे कि वो कभी वापस ना आए। पापा। राजदीप जी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और मोहित बेटा, तू अपने कमरे में चल, हम ढूंढ कर लाएंगे लज्जो को, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें पक्का मिल जाएगी। मोहित पुलिस कंप्लेंट भी करता है, लेकिन वो लज्जो तक पहुंच ही नहीं पाता। लज्जो के बिना उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहता। वही लज्जो भी दूसरे शहर में रहकर दिन रात बस मोहित को ही याद करती है। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन गई थी, लेकिन आज फिर एक पल में मैं उसी नरक में वापस लौट आई हूँ। सच कहा था किसी ने, एक किन्नर की जिंदगी किसी बद्दुआ से कम नहीं होती, बल्कि वो तो एक श्राप होती है। अरे मजनू की लैला, चल ज्यादा बकवास मत कर और तैयार हो जा। एमएलए के घर पर लड़का हुआ है, वहां पर जाना है हमें। हाँ शम्मो, अभी आई। काश मेरे पास मोहित जी का फोन नंबर होता तो मैं उनसे बात कर लेती। माँ जी ने मेरे साथ और मोहित जी के साथ बहुत गलत किया है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, और फिर एक दिन, मोहित बेटा, अरे कब तक यूं ही उदास और दुखी रहेगा? जिंदगी ऐसे नहीं कटती बेटा। लज्जत तुझे और बाकी लोगों को छोड़कर जा चुकी है, और उसका कोई अता पता भी नहीं चल रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुझे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ भैया, मुझे लज्जो के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन आपको हम लोग इस हालत में नहीं देख सकते। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। अरे कब तक इंतजार करोगे उसका? और नहीं तो क्या, अरे उसे भूलकर अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, उसी में तेरी भलाई है। यूं अकेले रहकर तू अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है? नहीं पापा, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैं अपनी लज्जो का इंतजार करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से उठकर चला जाता है, और मोहित की बातें सुनकर वो तीनों उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। माँ, आप चाहे कितने भी पैंतरे क्यों ना आजमा लो, लेकिन उस किन्नर के प्यार का भूत भैया के सर से नहीं उतरने वाला, ये बात तो तय है। हाँ विभा, हमारा लड़का पागल हो चुका है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। विभा बहुत परेशान हो जाती है। वही लज्जो के लिए उस नए शहर के किन्नरों की बस्ती में रहना दिन ब दिन मुश्किल होते जाता है। शम्मो, अम्मा से कहो ना कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, अम्मा सिर्फ सभी किन्नरों से पैसे लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं लौटाती। और कान का दर्द है तो नारियल का तेल डालकर सो जा। डॉक्टर के पास तेरे को काय को जाना है? और शम्मो, चुप, एकदम चुप, और चल दफा हो यहाँ से। कल तुझे उठकर सबका नाश्ता भी बनाना है। और हाँ, त्योहार आ रहा है, इसीलिए अम्मा ने कहा है कि सफाई का पूरा जिम्मा तुझ पर रहेगा। समझी कि नहीं? ठीक है शम्मो,
चलेगा, जैसा अम्मा कहे। लज्जो से वहां का अत्याचार सहा नहीं जाता और वो अब वहां से भागने का तय करती है। और एक रात, अरे ओ लज्जो, कहाँ मर गई? सबके लिए खीर बनी कि नहीं? हाँ, हाँ शम्मो, अभी लाती हूँ। लज्जो सबके लिए बनाई गई खीर में गहरी नींद की दवाई मिला देती है। मुझे माफ करना भगवान जी, लेकिन यहाँ से भागने के लिए मुझे ये तो करना ही होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकती। फिर उस खीर को खाकर सभी किन्नर गहरी नींद में सो जाती है और उसका फायदा उठाकर लज्जो रातों रात वहां से भागकर सीधे अपने पति मोहित के घर चली जाती है। और सुबह सवेरे जब मोहित लज्जो को दरवाजे पर देखता है, तभी लज्जो, ओ गॉड, ये फिर से कैसी आ गई यार? बहू, बहू तो लज्जो, तुम्हें बताना होगा, कहाँ थी आप इतने दिन और क्या हुआ था ऐसा जो आप यहाँ से चली गई? मोहित जी, मेरे लापता होने के पीछे माँ जी का ही हाथ था। इनके कारण ही मैं आपसे दूर चली गई मोहित जी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो लज्जो? फिर लज्जो मोहित को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर मोहित एकदम चौंक जाता है। मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माँ जी ने मुझे अप्सरा के पास जाने दिया और फिर अप्सरा ने मुझे उस दूसरे शहर की बस्ती में कैद कर दिया। क्या? इसका मतलब माँ मेरे साथ झूठा नाटक कर रही थी। आपकी इस अच्छाई के पीछे कितना घिनौना चेहरा था माँ। छी, लानत है मुझे आप पर। हाँ तो और क्या करती मैं? एक तरफ अगर तेरे खिलाफ जाती तो तू मुझसे दूर हो जाता और दूसरी तरफ मुझे इस किन्नर को तुझसे अलग भी करना था। इसीलिए मैंने हर वो चाल चली, पर हर बार नाकामयाब ही रही। लेकिन अंत में मुझे अप्सरा के सिवा और कुछ भी नहीं सूझा। इसीलिए मैंने अप्सरा से कहकर इस किन्नर को यहाँ से और तुमसे दूर भेजने के लिए कहा। ये आपने बहुत गलत किया है माँ। अरे आपने तो अपने ही बेटे की खुशियों को जलाना चाहा, और अगर नफरत ही करनी थी तो पूरे शिद्दत से तो करती ना, जैसे पापा और सोनल करते हैं। लेकिन आपने ये नाटक करके मेरे पीठ में खंजर खोपा है। ऐसी बात नहीं है बेटा। यही बात है माँ। अरे आपकी वजह से मेरी बीवी को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी। उसे उस नर्क में फिर से जाना पड़ा जहां से मैं उसे लेकर आया था। पापा और सोनल से तो मेरा मन कब का उठ चुका है, लेकिन आज आप भी मेरे मन से उतर चुकी हो माँ। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरी माँ हूं ना। नहीं माँ, एक माँ कभी अपने बेटे की खुशियों को तबाह नहीं करती। अब मैं इस घर में एक और मिनट भी नहीं रुकूंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से। नहीं मोहित, रुक जाओ बेटा। भैया, रुक जाइए। रुक जा बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहित। मोहित उनकी कोई बात नहीं सुनता और वो लज्जो को लेकर वहां से चला जाता है। और अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का तय करता है। अब मोहित अप्सरा को भी फोन करके खूब सुनाता है। तेरा पर्दाफाश हो चुका है अप्सरा। एक आखिरी बार मैं तुझे बख्श रहा हूँ। उस वक्त तूने मेरे लज्जो को अगवा कर लिया, लेकिन वापस से ऐसा कुछ करने की जुर्रत भी मत करना, वरना मैं तेरी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने लिए नया घर ढूंढने लगते हैं। अरे पागल वागल हो गए हो क्या आप? ये एक बहुत ही अच्छी और पारिवारिक बिल्डिंग है, और यहाँ पर अगर तुम अपनी किन्नर बीवी के साथ रहोगे तो लोग तुम्हारे साथ साथ मुझे भी चप्पल से मारेंगे। सॉरी भाई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर घर नहीं दे सकता। अरे आप जैसे दो कौड़ी वाले लोगों से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, और तू मुझे यहाँ पर क्या ही घर देगा। मैं खुद तेरे इस खटारा बिल्डिंग में नहीं रहूंगा, और मेरी बीवी का नाम लज्जो है, और वो एक किन्नर होने से पहले एक इंसान है। इसीलिए तू अपनी जबान संभाल, वरना उसे काट कर फेंक दूंगा।
और तू जिंदगी भर के लिए गूंगा बन जाएगा। लज्जो और मोहित कई सारी जगहों पर जाकर उनके लिए घर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी घर नहीं मिलता। कोई भी उन्हें रहने के लिए जगह ही नहीं देता। किस्मत भी हमारी कितनी परीक्षा ले रही है। हमें और कितनी बगावत करनी होगी एक होने के लिए। लज्जो, सच्चा प्यार तो वही होता है जो पूरी दुनिया से लड़कर मुकम्मल हो। आप और हम दोनों मिलकर अगर मुश्किल हालातों से लड़ेंगे तो सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन जब मोहित फिर से घर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे उसका बचपन का दोस्त पुलकित मिलता है और वो उसे भी सारी बातें बताता है। और दोस्त होने के कारण वो लज्जो और मोहित के रिश्ते को स्वीकारता है। बधाई हो मोहित, तेरी सोच पर मुझे बहुत गर्व है। अरे तूने एक किन्नर से प्यार करके प्यार के मायने ही बदल दिए हैं। और लज्जो भाभी, आप दोनों को कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे घर पर रह सकते हो। नहीं पुलकित, तेरे घर पर तेरी बीवी भी तो होगी ना। शिखा भाभी को हमारा वहां पर रहना पसंद नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तेरे और लज्जो भाभी के रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकारेगी, क्योंकि उसकी सोच भी मेरी तरह ही है। ठीक है पुलकित, एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई। क्या यार तू भी। मोहित और लज्जो अब पुलकित के घर पर ही रहने लगते हैं। पहले तो पुलकित की बीवी शिखा उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे आस पड़ोस की औरतें बातें सुनाने लगती हैं। अरे शिखा, तुझे कोई शर्म वरम नहीं आती क्या? तूने एक किन्नर को अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। सच में शिखा, अरे पूरे मोहल्ले में तेरी और पुलकित की बदनामी हो रही है। और तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो तुझे एक किन्नर से दोस्ती करनी पड़ी? शिखा शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। वही लज्जा से शादी करने के बाद अब मोहित के लिए भी सब कुछ मुश्किल भरा होने लगता है। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तभी, अरे ऐसे कैसे इंटरव्यू नहीं लेंगे? मेरे पास काम का पूरा एक्सपीरियंस है और मुझे काम की बहुत जरूरत है भाई। प्लीज सर से कहिए ना कि वो मेरा इंटरव्यू ले ले। अरे एक बार कही गई बात समझ नहीं आती क्या आपको? चल निकल जा यहाँ से। अरे जिस आदमी की बीवी किन्नर हो उस आदमी के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। चल दफा हो जा यहाँ से, सर तेरा इंटरव्यू नहीं लेंगे। मोहित जब अपने दोस्तों के पास जाता है तब वो भी उससे दूर भागने लगते हैं। और अब एक किन्नर से शादी करने के कारण उसकी लाइफ में हर मोड़ पर संकट ही आता है। पुलकित, बस बहुत हुआ। अब ये दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते। ये तुम क्या बक रही हो शिखा? हाँ पुलकित, अरे ना तो इस आदमी को नौकरी मिल रही है ना ही कोई इज्जत, और इन दोनों की वजह से हम लोगों की भी कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, इन दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन शिखा, ये मेरा दोस्त है, तुम इनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अब जब इन पर मुसीबत आई है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी मदद करूं। तभी वहां पर मोहित आता है। पुलकित, प्लीज भाभी को कुछ मत बोल यार, वो भी अपनी जगह पर सही है। और शिखा भाभी, अगर आपको मेरे और लज्जो के यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है तो हम दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन मोहित और लज्जो वहां से भी चले जाते हैं और उन्हें कुछ दिनों तक बाहर ही रहना पड़ता है। फिर वो दोनों को एक अनाथ आश्रम के बारे में पता चलता है और फिर वो वहां पर जगह मांगने जाते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पर रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा, वो भी हर प्रकार का। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों बच्चों की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब, हम कोई भी काम करेंगे। इस तरह से वो दोनों अब उसी आश्रम में बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। ऐसे ही एक दिन
सोनल बाहर से उन दोनों को देख लेती है और घर जाकर अपने माता पिता को बताती है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राजदीप जी, मुझे मेरे बेटे की याद सता रही है। वो लज्जो इतनी भी बुरी नहीं थी। उसने हमारा अच्छा ही चाहा, लेकिन हमने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे घर से निकालते निकालते हमारा बेटा भी हमसे अलग हो गया। तुम सही कह रहे हो विभा। मुझे भी उन दोनों की कमी बहुत महसूस होती है। हाँ पापा, पर मुझे ये लगता है कि हमें उनके पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें यहाँ पर फिर से लाना चाहिए। अगर भैया की खुशी लज्जो में ही है तो वही सही, हम उसे भी अपना लेंगे। वे तीनों आश्रम में जाकर उन दोनों से तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप तीनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए हम दोनों ने ये तय किया है कि हम हमारी जिंदगी इसी आश्रम में बिताएंगे, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है ये आश्रम और यहाँ के बच्चे ही है। और मैं माँ तो नहीं बन सकती, पर यहाँ के बच्चे सभी मेरे बच्चे हैं। और माँ, मैं आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ रहा, लेकिन मैं आपके पास वापस नहीं आ सकता। इसीलिए आप लोग भी हमें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। लेकिन मोहित बेटा। नहीं माँ, अब ये आश्रम और ये बच्चे, यही मेरी जिंदगी है। फिर उन तीनों को वहां से जाना ही पड़ता है और अब मोहित और लज्जो पूरी जिंदगी उस आश्रम में ही बिताते हैं और खुशी खुशी से साथ रहते हैं। कार्तिक के माता पिता पुष्पा और ब्रिजमोहन दोनों भी गांव में ही रहते हैं और वो शहर में नौकरी कर रहा होता है। ऐसे में उसे ईरा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद, कार्तिक, आई थिंक तुम्हें अपने मॉम डैड को सब बता देना चाहिए। अब तो हमारी शादी हो चुकी है। थोड़ा गुस्सा करेंगे, पर बाद में वो हमें अपना ही लेंगे। हाँ ईरा, मुझे भी वही लग रहा है। मैं अभी माँ बाबूजी को फोन करता हूँ। फिर कार्तिक अपने बाबूजी को फोन करके उसकी शादी के बारे में बता देता है। बाबूजी, मैंने शादी कर ली है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसी ऑफिस में ईरा भी काम करती है। मैं और मेरी बीवी ईरा, हम दोनों गांव आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कार्तिक की बातें सुनकर ब्रिजमोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे निर्लज्ज, नालायक, बेशरम लड़के, तूने तो सारी लाज शर्म ही छोड़ दी है। अपने माता पिता को बिना बताए शादी की और शहर की जोरू बना ली तूने। ये तूने बहुत गलत किया है कार्तिक, बहुत गलत किया है। पर बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए ठीक से। ईरा वैसी लड़की नहीं है। अरे बंद कर अपना मुंह। हमें मत सिखा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब कुछ। आज से तू हमारे लिए मर चुका है कार्तिक। आइंदा से मुझे या अपनी माँ को फोन करने की कोशिश मत करना, समझ गए ना? पर बाबूजी, हेलो बाबूजी। ब्रिजमोहन गुस्से में फोन कॉल कट कर देता है। फिर वो सारी बातें पुष्पा को बताता है और कार्तिक की शादी की खबर सुनकर पुष्पा भी काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये कार्तिक ने क्या कर दिया? कम से कम हमें उसकी शादी के बारे में बता तो देता। अरे बहुत चालाक है वो लड़का। उसे अच्छी तरह से पता था कि हमें कैसी लड़की चाहिए। उसकी जोरू एक काम करने वाली लड़की है, वो भी शहरी, और हमें एक घरेलू लड़की चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसे तो बस अपनी मनमानी ही करनी थी। लेकिन ब्रिजमोहन जी, अब तो उन दोनों ने शादी कर ली है, तो इसमें हम दोनों अब क्या ही कर सकते हैं। और अपने बेटे को इस तरह से पराया कर देना, ये बात तो सही नहीं होगी ना। उसका वहां शहर में और है ही कौन। अब जो हुआ सो हुआ। अब उसी को स्वीकार कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। नहीं पुष्पा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अब उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगा। उसने मेरा दिल ही नहीं दुखाया है।
बल्कि मेरा अपमान भी किया है। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ उससे मिलने, लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। ब्रिजमोहन की बात सुनकर पुष्पा बहुत चिंतित हो जाती है और वो जैसे तैसे कार्तिक का पता ढूंढकर उसे मिलने के लिए शहर आ जाती है। अरे माँ, आप यहाँ पर? कैसी हो आप? ठीक हूँ कार्तिक बेटा, तू कैसा है? मैं बहुत दुखी हूँ माँ। ईरा से शादी तो कर ली, लेकिन खुद को बाबूजी और आपसे दूर कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची कैसे? तेरे दोस्त बल्लू ने मेरी मदद की और उसने मुझे तेरे ऑफिस का पता बताया। तेरे बाबूजी तो मानने से रहे, लेकिन मैं ही यहाँ पर चली आई। मुझे भी तो वो लड़की पसंद आनी चाहिए, और अगर मैं उसके आस पास रहकर देखूंगी तभी मैं उसे समझ पाऊंगी कि आखिर वो लड़की कैसी है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ कर दो माँ, जाने अनजाने में मैंने आपका भी दिल दुखाया है। अब चुप हो जा, ये सब बात करके अब कोई फायदा नहीं है। माँ, ईरा एक मॉडर्न और जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन वह दिल की और स्वभाव की बहुत अच्छी है। आप चलिए, मैं मिलवाता हूँ उसे आपको। आप देखना, आपको भी ईरा बहुत पसंद आएगी। नहीं कार्तिक, मैं ऐसे ही उसे नहीं मिल सकती। मतलब? अगर मैं उसके पास उसकी सास के नाते गई तो जाहिर सी बात है वो मेरे साथ अच्छी तरह से ही पेश आएगी। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं उसके पास एक नौकरानी बनकर जाऊंगी और उसे अच्छे से परखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब भी पाऊंगी, और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छी लगी तभी मैं उसे अपनाऊंगी। क्या? हाँ बेटा, और तुझे भी मेरा इसमें साथ देना होगा। पर माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? जितना कहा है उतना कर। आज तक तूने अपने मन का बहुत कर लिया, अब ये बात तो मेरी सुन ले। ठीक है माँ, अगर आपको यही सही लगता है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कार्तिक पुष्पा को लेकर घर चला जाता है। अरे कार्तिक, ये कौन है? ये हमारे घर पर काम करने वाली नई नौकरानी है, पुष्पा काकी। अब से ये 24 घंटे हमारे घर पर ही रहेगी। क्या? हाँ हीरा, ये खाना बनाएगी और बाकी के थोड़े बहुत काम भी संभालेगी, और हमारी झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी चमेली पर ये अच्छे से ध्यान देगी। अब हम दोनों तो बाहर ही खाना खाते हैं, और तुम्हें भी घर और ऑफिस का काम मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं नहीं बोलकर ढेरों काम रहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें लाया है। लेकिन कार्तिक, इन्हें यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें क्या पता कि ये इतनी भरोसेमंद है भी या नहीं? नहीं हीरा, ये बिल्कुल भरोसेमंद है। मेरा दोस्त है समीर, जो अब दिल्ली में रहता है। पहले पुष्पा काकी उसी के घर पर काम किया करती थी, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। और अब इन्हें काम की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, अगर इन्हें काम की जरूरत है तो रख लेते हैं इन्हें। वैसे भी हम बाहर खाने में कितना खर्च करते हैं, वही पैसे इन्हें दे देंगे। धन्यवाद मेम साहब। अरे काकी, आप मुझे मेम साहब मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे बेटी कहकर पुकारिए। आपकी मुंह से मेम साहब सुनना अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटी, चलेगा। पहली मुलाकात में ईरा की बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। बहू ने एक जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और तो और इज्जत और तमीज के गुण भी है इसमें। मुझे तो ऐसा लगा था कि पहली मुलाकात में ही ये मेरा दिमाग घुमा देगी, शहरी जो ठहरी। लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली। अब तक तो सब कुशल मंगल ही है, आगे का तो राम ही जाने। फिर डिनर के समय, वाव, टेस्टी है ना? हाँ कार्तिक, एकदम ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट आ रहा है। आई जस्ट लव इट। अरे पुष्पा काकी,
आप वहां कोने में क्यों खड़ी हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। आइए। बेटा वो, अरे कार्तिक, वो अपना खाना बाद में खा लेगी ना, हम दोनों अभी खा लेते हैं। लेकिन इरा, उन्हें भी भूख लगी होगी ना। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं रात का खाना देर से ही खाती हूँ। आप दोनों अच्छे से पेट भर कर खाइए, और कुछ चाहिए तो बताइए। फिर खाना होने के बाद, अरे माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ईरा तो। कोई बात नहीं बेटा, तूने मुझे खाने के लिए इसीलिए पूछा क्योंकि तू मेरी असलियत जानता है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि तेरी माँ हूँ। लेकिन ईरा की नजर से देखा जाए तो मैं तो एक नौकरानी ही हूँ ना, और कोई भी अपने घर पर काम करने वालों के साथ खाना नहीं खाता बेटा। और वैसे भी आज तो मेरा पहला ही दिन है ना, समय लगेगा और उसी के साथ पता चलेगा कि ईरा का स्वभाव और उसका मन कैसा है। ऐसे ही एक रोज जब पुष्पा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसके पैर काफी दर्द करने लगते हैं। हे भगवान, गांव में तो मैं चूल्हे पर खाना बनाती थी, इसीलिए बैठकर खाना बनाया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो खड़े रह रहकर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तभी वहां पर ईरा एक स्टूल लेकर आती है। ये क्या है ईरा बिटिया? पुष्पा काकी, ये स्टूल चेयर है। आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, तो आप इस पर बैठकर खाना बना सकती हो। इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बिटिया, इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काकी, क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत देर तक खड़ी रहती हो और उसके चलते आपके घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। इसीलिए इसे रख लीजिए। वैसे भी इसे घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस कभी कभार हमारे जब फ्रेंड्स आते हैं तभी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बिटिया, धन्यवाद। हीरा का मन का ये भाव देखकर पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त हीरा मार्केट में शॉपिंग करने जाती है और लगे हाथ वो पुष्पा के लिए भी 2 साड़ियां खरीद कर लाती है। और जब वो घर आती है तभी उसकी सहेली मीनू उसका वेट कर रही होती है। अरे कितनी देर हीरा, मैं तेरा यहाँ पर कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी मीनू, वो मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे वाह, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं तूने? नहीं यार, बस घर का थोड़ा बहुत सामान लेना था। और लगे हाथ पुष्पा काकी के लिए ये साड़ियाँ भी लेकर आई। क्या कहा? मेरे लिए साड़ियाँ? हाँ काकी, देखिए तो, आपको पसंद आई कि नहीं? हाँ बिटिया, ये दोनों साड़ियाँ तो सच में बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ जो आपको पसंद आई। जाइए, अब इसे पहनकर देखिए। ठीक है बिटिया। फिर पुष्पा वहां से चली जाती है। ओफो हीरा, क्या तू भी? अरे एक नौकरानी के लिए इतना सब कौन करता है? इन्हें तो हम पुराने कपड़े देते हैं, तो तू इनके लिए नए कपड़े क्यों लेकर आई है? शट अप मीनू, ऐसा नहीं बोलते। पुष्पा काकी हमारे घर की सदस्य बन चुकी है, और वैसे भी उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। तो अगर ऐसे में मैं अगर उनके लिए 2 साड़ियां लेकर आई तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हीरा की ये सारी बातें पुष्पा छुपकर सुन लेती है और रात होने पर वो ये सारी बातें कार्तिक को बताती है। कार्तिक बेटा, मुझे यहाँ पर आए कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन इतने थोड़े से ही दिनों में मुझे उसका स्वभाव समझ आने लगा है। धीरे धीरे ये मेरे मन में बसने लगी है। देखा माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था, हीरा का मन बहुत अच्छा है। अब वैसे ही धीरे धीरे पुष्पा को हीरा बहुत पसंद आने लगती है। फिर एक दिन जब झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी हमेशा की तरह ऊपर ऊपर से सफाई कर रही होती है, तभी पुष्पा उसे रोक लेती है। चमेली, तू तो बस रोज रोज ऊपर से ही काम करके चली जाती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा? वो दोनों तुझे पूरा पगार देते हैं,
तो तुझे भी काम सही से करना चाहिए ना। अरे बढ़िया, काम कैसा करना है और कैसा नहीं, ये तू मुझे मत सिखा। बोल मत, मैं इधर तेरे पहले से काम करती है, इसीलिए ज्यादा भौंक मत। कितनी बदतमीज हो तुम, बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तू मुझे क्या सिखा रही है? तुझ जैसी 2 कौड़ी की बुढ़िया से तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। खुद को ज्यादा सेठानी मत समझ, तू भी इस घर की नौकरानी ही है, समझी कि नहीं? उन दोनों की आवाज सुनकर हीरा और कार्तिक वहां पर आ जाते हैं और हीरा को चमेली पर बहुत गुस्सा आता है। बस चमेली, बंद कर अपना मुंह। अरे कितनी बेशर्म है तू, इतने बुजुर्ग व्यक्ति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अगर इनकी जगह पर तुम्हारी माँ होती तो उनसे भी तुम इसी तरीके से बात करती क्या? नॉनसेंस। और इनका यही काम है कि वो तुम्हारे काम पर ध्यान दे, और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन तुम नहीं कर रही। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम जैसे बदतमीज और सड़क छाप लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और ये कोई 2 कौड़ी की बुढ़िया नहीं है, ना ही ये कोई नौकरानी है। अरे ये तो मेरी माँ समान है, वो हमारा खुद के बच्चों की तरह ध्यान रखती है। माफ कर दो दीदी, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। देखो चमेली, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है वो अच्छे से करना होगा, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें और एक काम करना होगा। क्या दीदी? तुम्हें पुष्पा काकी से माफी मांगनी होगी। ठीक है दीदी। फिर चमेली पुष्पा से माफी मांगती है और हीरा का ये बर्ताव देखकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है और आज तू मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। क्या बहू, ये आप क्या कह रहे हो काकी? वो दरअसल हीरा। फिर कार्तिक हीरा को सारी सच्चाई बताता है। बेटी, मैं तुझे यहाँ पर देखने और परखने आई थी। जिस इंसान का मन अच्छा होता है वही इंसान सच्चा होता है, और तू मेरे और कार्तिक के बाबूजी की सारी उम्मीदों पर खरी उतर आई है। हाँ बहू, तूने मेरा दिल जीत लिया है। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी सास हो। लेकिन माँ जी, मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपने जो भी किया है क्यों किया। गांव के हर माँ बाप को शहर की लड़की पर डाउट होता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस नाटक के जरिए आपके मन की सारी खटास दूर हो गई। हाँ माँ, अब जल्दी से बाबूजी को भी यहाँ पर बुलाओ, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ बेटा, अब भी फोन करती हूँ उन्हें। फिर पुष्पा ब्रिजमोहन को फोन करके सारी सच्चाई बताती है, और वो सुनकर वो हीरा का स्वीकार करते हैं और पूरा परिवार वापस एक हो जाता है। रश्मि एक तोतली लड़की होती है। एक दिन उसे देखने के लिए नकुल और उसकी माँ सुलेखा आती है। अरे वाह बावरी जी, एकदम कोहिनूर है आपकी रश्मि बिटिया। सच में इसे हमारे घर की बहू बनाना तो मेरा ही सौभाग्य होगा। सुलेखा जी, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा कि नकुल जैसा लड़का हमारी रश्मि का पति और हमारा दामाद बने। जी जी, वैसे हम तो आपस में कब से बातें कर रहे हैं, अब हम इनको आपस में बात करने देते हैं। अरे बहन जी, हमारी रश्मि थोड़ी सी शर्मीली है, इसीलिए उसे और नकुल जी को छत पर भेज देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर नकुल और रश्मि दोनों छत पर चले जाते हैं। रश्मि, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह ही एकदम प्यारा है, आफ्ताबी। जी शुक्रिया। वैसे आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं तो? फिर ठीक है। और बताइए, आपको घूमना पसंद है? हाँ, बहुत दादा। हैं? ये तुम मुझे दादा क्यों बोल रही हो? नकुल रश्मि के तोतलेपन से अनजान होता है और इसीलिए वो हैरान रहता है। खैर, आजकल मेरे कान कुछ ज्यादा ही बजने लगे हैं। उतने में वहां पर
रश्मि के भाई का बेटा आ जाता है। बुआ बुआ, जल्दी जल्दी तलो ना, तब नीते बुला ले है। अल्ले मेले लात कुमाल, आ लई हूं मैं, तुम तलो। इतना कहते हुए रश्मि आगे निकल जाती है और नकुल को लगता है कितनी प्यारी है ये, जैसे उस बच्चे ने बात की। रश्मि ने भी उसके साथ उसी टोन में बात की। इसी से समझ आता है कि इसका दिल कितना अच्छा है। नकुल और सुलेखा को समझ में ही नहीं आता कि रश्मि तोतली है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, ये लीजिए मादी, नकुल दी, आज मैंने अपनी पहली लतोई की लतम में ये खीर, पूली, गादल का हलवा और बहुत ताले बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं। तक्कल बताइए कैसा बनाए? रश्मि की तोतली भाषा सुनकर सुलेखा और नकुल दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे ओ कलमुही, अपने मुंह में रखा हुआ पान थूक और फिर हमसे बात कर। अल्ले मादी, मैंने अपने मुंह में पान नहीं लगा है। अरे तो फिर किस तोते की आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर? अरे तोता भी तुमसे ज्यादा क्लियर बोलता है। अल्ले बाबा, मैं तो ऐसे ही बात चलती हूँ। क्या आप भी? क्या? मेरा मतलब क्या? इसका मतलब तुम तोतली हो? हाँ नकुल जी, अब क्या तलू, लेकिन आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? देते कि आप दोनों को पता ही ना हो। रश्मि के तोतलेपन की बातें सुनकर दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया माँ हमारे साथ। तुम्हारी माँ ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई रश्मि? वही तो, रुको, अभी उस बावरी को फोन मिलाती हो। फिर सुलेखा बावरी को फोन करती है और उसे खूब सुनाती है। अरे सुलेखा बहन, ये आप बिना सर पैर की कैसे बातें कर रही हो? मुझे तो ये लगा कि आपके बेटे को मेरी रश्मि के तोतलेपन से कोई ऐतराज नहीं है। आप तो चुप ही रहिए बावरी बहन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने क्या किया है। अरे आपकी बेटी के तोतलेपन की वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा होगा, इसीलिए आपने हमें येड़ा बनाकर पेड़ा खिला दिया। सुलेखा बहन, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे कुछ ज्यादा नहीं बोल रही मैं, जो सच है वही बोल रही हूँ। आपने अपनी बेवकूफ तोतली बेटी को मेरे बेटे को चिपका दिया चालाकी से। वो शर्माती है ये कहकर आपने तो हमें चूना ही लगा दिया। देखो सुलेखा बहन, नकुल और रश्मि दोनों छत पर गए थे ना अकेले में बात करने, तब आपका बेटा बहरा हो गया था क्या? तब उसे मेरी बेटी की तोतली भाषा सुनाई नहीं दी क्या? और अब ये कैसी बातें कर रही हो आप? सुलेखा के पास कोई शब्द नहीं होते। फिर वो सारी बातें नकुल को बताती है। तब जाकर नकुल को समझ में आता है। ओ तेरी माँ, मुझे अभी समझ आया कि रश्मि ज्यादा कहने के लिए ज्यादा बोली थी और उसने उसके भाई के बेटे से भी तुतला कर बात की थी और मैं उसे प्यार की भाषा समझ बैठा। बेवकूफ लड़के, तू तो नालायक और निकम्मा ही है। अब देख, अनजाने में हुई ये बड़ी गलती कितनी भारी पड़ रही है हमें। फिर अगले दिन, देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसीलिए तुम उनके सामने कुछ भी मत बोलना और अपने मुंह पर ताला ही लगाए रखना। हाँ रश्मि, और जो भी नाश्ता पानी होगा वो देकर अंदर चली जाना। उनके सामने ज्यादा प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन दोनों ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी? कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दे दूंगा। ठीक है। फिर बाद में जब नकुल के दोस्त आते हैं, तभी नकुल रश्मि को बार बार काम देकर अंदर भेजता रहता है ताकि वो बाहर दोस्तों के सामने टिक ही ना सके। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे। रश्मि, जाओ, जाकर गाजर का हलवा भी लाओ। अरे नकुल,
कितना नचवाएगा भाभी को अंदर बाहर? इतने सारे पकवान तो है ना। भाभी, आप भी हमारे साथ बैठकर खा लो। अरे भाई, रश्मि ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, इसीलिए वो अब कुछ नहीं खाएगी। रश्मि, तुम जाओ अंदर, जाकर आराम करो। अरे नकुल, तू क्यों भाभी की जबान बन रहा है? भाभी, आप तो कुछ बोलो। नहीं जतिन बेटा, हमारे यहाँ पर रिवाज है, हमारी घर की औरतें गैर आदमियों से बात नहीं करती, अपने जेठ या ससुर से भी नहीं। क्या? ये कैसा रिवाज है? उतने में अचानक से रश्मि को छिपकली दिखाई देती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। तिपकली तिपकली, बताओ बताओ, तिपकली। नकुल दी, वहाँ तिपकली है, मुझे तिपकली से बहुत डर लगता है। हाय रे, हो गया सत्यानाश। ये क्या भाभी, आप तुतला कर क्यों बात कर रही हो? OMG, इसका मतलब भाभी आप तोतली हो क्या? यार नकुल, तुझे मिल मिल कर तोतली लड़की ही मिली थी क्या? बेचारा नकुल। अरे बापले, मैं तो भूल ही गई थी आप दोनों के सामने मुझे मुंह नहीं खोलना है। ये तो गलबल हो गई। तौली नकुल दी, तौली। रश्मि डरकर अंदर भाग जाती है। क्या यार नकुल, तू भी। अरे जतिन, तू क्यों तुतलाने लगा अभी? भाभी के साइड इफेक्ट्स हो गए क्या? इस तरह वो दोनों नकुल का खूब मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में दोनों माँ बेटे रश्मि को खूब चिल्लाते हैं। कर दिया ना मेरे बेटे की इज्जत का पंचनामा, मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। इससे क्या पूछ रही हो माँ? इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसने तो मुझे बेइज्जत करने की ठान ली है। माफ कर दो, गलती हो गई। अब मैं आप दोनों को वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं पिल कभी भी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी, चाहे भूत भी क्यों ना आ जाए। फिर अगले दिन रश्मि अपने रूठे हुए पति को मनाने के लिए कमरे को सजाने लगती है और उसके आते ही वो उसे गुलाब देकर उसके सामने गाने और नाचने लगती है। काते नहीं कतते ये दिन ये रात के नीति थी तुम तेज दिल की बात, लो आज मैं देती हूँ, I love you, I love you, I love you। मेरे नाती तैयादी, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो। आई एम तौली, मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये तमाशा। कितनी इरिटेटिंग हो तुम, सच में। तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। तुम्हारी ये तोतली आवाज मेरे कानों में चुभने लगी है अभी। लेकिन मैं तौली तो बोल रही हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो, माफ कर दो, माफ कर दो। दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा। नकुल रश्मि पर खूब गुस्सा करता है और इसीलिए वो नाराज होकर खूब रोती है। मादी, आज ताने में ता बनाऊ। अरे तोतली चुड़ैल, अपनी तोतली जुबान निकालकर उसकी ही चटनी बना दे। दुखी करके रख दिया है तूने हमें। तेरी ये सड़ी हुई तोतली भाषा सुनकर मेरे कान से खून निकलने लगा है। तीते मादी, अगर आपको नकुल जी को मेरी तोतली जुबान से इतनी ही दिक्कत है तो आज के बाद मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मैं मौन व्रत धारण करूंगी। पिल देखना आप लोग, तलत जाओगे मेरी आवाज सुनने के लिए। अरे जा जा, पका मत अभी। हम तेरी तोतली आवाज सुनने के लिए क्यों तरसेंगे भला? जा, जाकर काम निपटा ले अपने। लेकिन रश्मि तो सच में मौन व्रत धारण कर लेती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। फिर अगली सुबह वो नकुल का टिफिन पैक करके रखती है और उसका सारा सामान बेड पर रख देती है। अरे आज इसका टेप रिकॉर्डर बंद क्यों है? खैर अच्छा ही है,
वही दूसरी तरफ सुलेखा भी देखती है कि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। अरे, रोज बहू तो भोग प्रसाद तैयार होने पर मुझे पहले आकर बताती है, लेकिन आज उसने मुझे बताया ही नहीं। कहीं सच में उसने मौन व्रत तो धारण नहीं किया ना? यह सिलसिला यूं ही 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है और रश्मि किसी को कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद नकुल और सुलेखा को घर में खालीपन महसूस होने लगता है। अरे माँ, जब से रश्मि आई है तब से घर में रौनक सी लगने लगी है, और अब वह चुप हो गई है तो घर में मातम छा गया है। हाँ नकुल, तूने बिल्कुल सही कहा। वो तोतली है, लेकिन उसमें उस बिचारी का क्या कसूर? तोतलेपन के अलावा वो कितना अच्छा खाना बनाती है, गुणवान भी है वो, सारे काम अच्छे से करती है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है नकुल। हाँ माँ, हमने उसके तोतलेपन को समझकर ही नहीं लिया। एक तो पहले ही दुनिया वालों से उसे कितना कुछ सुनने को मिला होगा, और अब हमने भी वही किया। हाँ नकुल बेटा, मुझे उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर अंत में नकुल और सुलेखा को रश्मि का मोल समझ आता है और वो दोनों उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। पहले हमें तुम्हारी तोतली आवाज सुनकर कानों में चुभन होती थी, लेकिन आज वही आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। हमें माफ कर दो रश्मि। हाँ रश्मि बहू, हमें माफ कर दो और अपना ये मौन व्रत तोड़ दो। तुम जैसी भी हो, हमें वैसी ही अच्छी लगती हो। हमें हमारी पहले वाली रश्मि लौटा दो। ये सुनकर रश्मि भावुक हो जाती है और उन दोनों को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से वो तीनों खुशी से रहने लगते हैं।